सीजन की शुरुआत हमारी फीमेल लीड नुअन से होती है, जो एक फेमस फैशन डिजाइनर थी। वो काफी काइंड हार्टेड थी और गरीबों के काम आती थी। एक काफी अमीर औरत उसके ड्रेस खरीदने के लिए काफी ज्यादा पैसे ऑफर करती है, लेकिन नुअन मना कर देती क्योंकि वो पहले किसी गरीब को ये ड्रेसेस देने का वादा कर चुकी थी। नेक्स्ट सीन में नुअन अपने पेरेंट्स के साथ न्यूज देख रही थी जब उसे पता चलता है कि इंडिया का एक प्रिंस चाय किसी थाई लड़की निंदा पैट के साथ शादी करने वाला है। ये सुनकर वो सब काफी शॉक्ड होते हैं क्योंकि निंदा पैट कोई और नहीं नुअन की बहन थी। तभी उनको निंदा पैट की कॉल आती है जो उनको अपनी शादी का बताती है। ये सुनकर उसकी मॉम तो दुख और सदमे से पागल हो चुकी थी, लेकिन नुअन के पिता नुअन को अपनी बहन की शादी अटेंड करने इंडिया जाने का कहते हैं। नुअन इंडिया के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में मोत्रापुत्रा के बारे में पढ़ने लगती है जहाँ के प्रिंसेस की बहन शादी कर रही थी। मोत्रापुत्रा पर भी अंग्रेजों ने पूरे इंडिया की तरह कब्जा करने की कोशिश की तो वहाँ के राजा रानी ने उनको सारा खजाना दे दिया, लेकिन शाही एम्बलम नहीं दिया क्योंकि ये रीत थी जिसके पास ये एम्बलम रहेगा मोत्रापुत्रा पर भी उसी का कब्जा रहेगा। अंग्रेजों को जैसे उस एम्बलम का पता चला तो उन्होंने वो लेने की कोशिश की थी, जिस कारण उन दोनों ग्रुप्स की लड़ाई हो गई थी और राजा ने बहादुरी से वो लड़ाई जीत ली थी। क्राउन प्रिंस के साथ ही वो एम्बलम हमेशा के लिए गायब हो गया था और किसी को उसका पता नहीं चला। जनता के प्यार और कोशिश के बाद शाही फैमिली को दोबारा मोत्रापुत्रा वापस तो मिल गया, लेकिन वहाँ एक बिजनेसमैन को भी अथॉरिटी थी जो मोत्रापुत्रा के हर मामले में दखल देते थे क्योंकि उसे लगता था कि शाही फैमिली को कभी उनका शाही एम्बलम वापस नहीं मिलेगा। नुअन हिस्ट्री पढ़ने के बाद सो गई थी जब वो सपना देखती कि वो एक जंगल जैसी जगह पर इंडियन ड्रेस पहने हुए है और वहाँ कुछ औरतें डांस कर रही हैं। तभी उसे जाग आ जाती है। वो देखती है एयर होस्टेस उसे एक फूल देती है जो उसके ख्वाब में देखे फूल जैसा था। अब हम अपने मेल लीड कैरेज को देखते हैं जो एक प्रिंस होने के साथ डॉक्टर भी है। उनका ड्राइवर बीमार होने के कारण नुअन को लेने जा नहीं पाता तो उसे परेशान देखकर कैरेज कहता है कि मैं नुअन को ले आऊंगा। नुअन जो न्यू देश और नए लोगों में काफी परेशान थी, ड्राइवर भी उसे लेने नहीं आता। इससे जैसे वो कैरेज को आते देखती है उसे लगता है कि ये ड्राइवर है, इससे उस पर गुस्सा होने लगती है। वो कैरेज से कहती है कि मैं यहाँ अपनी बहन के लिए आई हूँ, अगर मुझे लगा वो यहाँ खुश नहीं है तो मैं उसे अपने साथ ही लेकर चली जाऊंगी। वो ये भी कहती है कि ये कैसा देश है जिसमें अभी तक राजकुमार है। ये सुनकर कैरेज कहते हैं कि कुछ भी इंटरनेट से पढ़कर मत बोलो, यहाँ के राजकुमारों को अपनी ड्यूटी का अच्छे से पता है। पैलेस में पहुँचने पर जब निंदा पैट से मिलने के बाद प्रिंस कैरेज से हेलो हाई करती है तो नुअन को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो एक राजकुमार को ड्राइवर समझ के उनकी ही फैमिली के बारे में सुनाती रही। पैलेस के अंदर जाकर नुअन सबसे मिलती है। तभी उसे बालकनी में एक औरत नजर आती है जो कोई और नहीं राजमाता की आत्मा थी। नुअन को राजमाता का रूम ही रहने के लिए दिया जाता है जो देखकर नुअन काफी खुश होती है। नुअन अपनी बहन निंदा पैट को समझाने लगती है कि क्या यहाँ के लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो कहती है कि मुश्किल है क्योंकि प्रिंस ट्राई के पिता ने एक विदेशी से शादी की थी जिसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। कैरेज उसी विदेशी औरत का बेटा है, जिसका मतलब है कि कैरेज और चाय सौतेले भाई हैं। चाय की मॉम को इस चाय का एक थाई लड़की से शादी करना पसंद नहीं था। नुअन रात को देखते कि एक औरत पिछले बाग की तरफ जा रही है तो वो उसका पीछा करती है। उस औरत के ब्रेसलेट से एक स्टोन नीचे गिरता है जिसे नुअन उठाते तो तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो ये देख के हैरान रह जाती है कि उसने हाथ में सच में कुछ पकड़ा हुआ है। वो कोई काले रंग का पत्थर था, लेकिन जब नुअन उसे धोती तो ये वो ही व्हाइट स्टोन था जिससे उसने सपने में देखा था। अगले दिन चाय उसे मिलने आता है तो उसका निंदा पैट के लिए प्यार देकर नुअन को विश्वास हो जाता है कि वो निंदा पैट को खुश रखेगा। नुअन चाय को वो ही व्हाइट स्टोन देती है। सारी कहानी सुनाते जो सुनकर चाय पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि राजमाता के ब्रेसलेट का था जो वो बहुत दिनों से गायब था। वो उस ब्रेसलेट को लेकर अपने भाई के कैरेज के पास जाता है। ये सब नुअन को समझ नहीं आता क्योंकि उसकी नजर में ये सारी बातें बकवास थी। वो चाय के कहने पर ब्रेसलेट की ड्राइंग बनाती है तो कंफर्म हो जाता है कि ये स्टोन राजमाता की ब्रेसलेट का है। तभी कैरेज को याद आता है कि उसके पिता ने उसे बताया था कि उसकी मॉम ने बहुत सालों पहले एक सपना देखा था कि बहुत दूर से एक लड़की आएगी जो मोत्रापुत्रा के सारे मसले हल कर देगी। कैरेज वो स्टोन अपने अंकल के पास ले जाता है जो जांच के बाद बताते हैं कि ये वही स्टोन है। अंकल कहते हैं कि अगर ये खोया हुआ स्टोन मिल गया है तो शायद हमारा शाही एम्बलम भी वापस मिल जाए। नुअन और निंदा पैट को आज राजा रानी से मिलने जाना था जिसके लिए वो दोनों साड़ी पहन कर देख रही थी। निंदा पैट वहाँ के तौर तरीके सीख रही थी ताकि राजा रानी को इम्प्रेस कर सके। नुअन अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। जब उसे फिर से राजमाता की आत्मा दिखाई देती है तो वो उसके पीछे जाने लगती है और उनका पीछा करते हुए वो कैरेज के घर पहुँच जाती है। वो कैरेज से कहती है कि मैं यहाँ एक औरत के पीछे आई हूँ जो अभी तुम्हारे दरवाजे से अंदर आई है। कैरेज कहता है कि यहाँ कोई औरत नहीं है। वो अंदर जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करते तो उसमें उसे कुछ नजर नहीं आता तो वो काफी हैरान होती है। यही वो और कैरेज बातें करने लगते हैं तो कैरेज उसे विश्वास दिलाता है कि तुम्हारी बहन चाय से शादी के बाद खुश रहेगी। रानी ने एक मेड को दोनों बहनों पर नजर रखने का कहा हुआ था जो मेड रानी को बता दी थी कि नुअन कैरेज के साथ है। सुबह तक हर तरफ ये बातें फैल जाती हैं कि नुअन और कैरेज का अफेयर चल रहा है। निंदा पैट ये बात नुअन से करती है कि इसी बात का फायदा उठाकर रानी मेरे खिलाफ कोई कदम उठा सकती है। नुअन और निंदा दोनों पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, जिसके लिए नुअन इंडियन डिजाइन का ड्रेस पहना था। कैरेज उनको लेने
जाता है तो नुअन को देख के काफी इम्प्रेस होता है। यहाँ हमें किरिच के फ्लैशबैक से पता चलता है कि एक बार उसे भी राजमाता की आत्मा दिखाई दी थी, जिन्होंने उसे कहा था कि उसके लिए एक लड़की दूर से आएगी जिससे वो प्यार करने लगेगा और वो ही यहाँ के सारे मसलों को हल करेगी। किरिच नुअन की तारीफ करता है तो नुअन उसे कहती है कि मैं पार्टी में सबको क्लियर कर दूंगी कि मैं किसी औरत का पीछा करती तुम्हारे घर गई थी। किरिच कहते कोई भी तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा। वो दोनों बहनें किरिच के साथ पैलेस जाती हैं जहाँ उनको वेलकम किया जाता है। जॉय वहाँ सबको बता देता है कि मैं निन्लापैट से ही शादी करूंगा, लेकिन उसे सब लोगों की सपोर्ट नहीं मिलती। जॉय की मॉम उसे कहती है कि तुम अगले राजा बनने वाले हो, इससे तुम निन्लापैट से तुम्हारी सेकंड वाइफ ही बन सकती है। इससे तुम अभी बिजनेसमैन की बेटी सावित्री से ही शादी करोगे। सावित्री को देखें तो वो जॉय के पास आती है और निन्लापैट के सामने उसे किस करती है तो निन्लापैट जॉय से नाराज होकर चली जाती है। जॉय उसके पीछे जाता है और उसे समझाता है कि मेरे दिल में सावित्री के लिए कोई जगह नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। दूसरी तरफ किरिच नुअन से कहती है तुम्हें अपनी बहन को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। नुअन इसका कारण पूछते तो किरिच बताते कि मेरी मॉम भी एक विदेशी थी, इससे मेरी मॉम और डैड को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। नुअन कहते कि मेरी बहन की जैसे खुशी होगी वो वहीं रहेगी। उधर जॉय सबके सामने अनाउंस करते था कि वो निन्लापैट से ही शादी करेगा। ये सुनकर सावित्री और उसके बिजनेस टाइकून पिता का मूड ऑफ हो जाता है। रानी की खास मुलाजमत सावित्री को नुअन की कैद से मिलने वाली बात बता देती है, जो सुनकर सावित्री सबके सामने नुअन को बुली करने की कोशिश करती है। नुअन भी कोई चुप रहने वाली नहीं थी, इससे वो सावित्री को मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन रानी सावित्री के साथ मिलकर नुअन को बातें सुनाने लगती है। सावित्री के पिता उसे बताता है कि जॉय का पिता तो अपनी बेटी की लव मैरिज पे खुश है, लेकिन रानी हमारे साथ है। सावित्री कहती है कि आप चिंता ना करो, थाई लड़कियों को मैं खुद ही संभाल लूंगी। दूसरी तरफ निन्लापैट नुअन से कहती है कि ये सब बहुत मुश्किल है, अगर मैं वापस चली जाऊँ तो क्या मॉम डैड नाराज हो जाएंगे। नुअन उसे कहती है कि तुम जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना और हम सब तुम्हारे साथ हैं। निन्लापैट नुअन को डांस शो देखने भेज देती है, लेकिन शो देखते हुए भी नुअन को उसी की चिंता हो रही थी। उधर निन्लापैट को सावित्री मैसेज भिजवाती कि जॉय उसे मिलने बुला रहा है। निन्लापैट उसे मिलने जाते तो वहाँ दो लड़के आकर उसे बेहोश कर देते हैं। उधर नुअन को एक बार फिर राजमाता की आत्मा दिखाई देती है तो उनके पीछे जाती है। जॉय और किरिच को भी पता चल जाता है कि निन्लापैट कहीं गायब है और नुअन भी वहीं गई है। वो दोनों कहते हैं कि अगर नुअन को वाकई राजमाता की आत्मा नजर आती है तो वो जंगल में ही गई होगी। वो दोनों वहाँ जाते हैं, बातें कर रहे थे कि जंगल में जो कोई भी खोया है वो कभी भी नहीं मिला। निन्लापैट उसी जंगल में बेहोश पड़ी थी जब उसे राजमाता की आत्मा आवाज देती है तो उसे होश आ जाता है। इधर नुअन भी राजमाता की आत्मा का पीछा करती उसी जंगल में पहुंच गई थी जहाँ से अपनी बहन नजर आती है। तभी वहाँ सब लोग पहुंच जाते हैं तो जॉय को वहाँ राजमाता की आत्मा नजर आती है। जॉय घर वापस जाकर निन्लापैट के साथ होने वाले एक्सीडेंट के लिए माफी मांगता है और उसे विश्वास दिलाता है कि आइंदा सब कुछ नहीं होगा, वो निन्लापैट की सुरक्षा करेगा। नुअन को एक मुलाजमा बताती कि आज तक उस जंगल में जो भी किया है वहाँ से वापस नहीं आया क्योंकि वहाँ आत्माओं का राज है। वो नुअन को बताती है कि राजमाता का बेटा वहीं गायब हुआ था और लोगों को आज भी वहाँ से चीखों की आवाज सुनाई देती है। अब नुअन को भी शक होने लगता है कि उसे जो औरत नजर आती है वो राजमाता की आत्मा ही है। वो मुलाजमा से राजमाता की फोटो का पूछती है तो वो कहती है कि रानी ने उनकी फोटो हटवा दी थी। जॉय किरिच से पूछता है क्या तुम्हें भी जंगल में राजमाता की आत्मा दिखाई दी थी तो वो हाँ कहता है। दोनों अपने खास मुलाजिम को नुअन और निन्लापैट की सुरक्षा के लिए उनके साथ छोड़ देते हैं। नुअन बहुत डर चुकी थी, इससे वो निन्लापैट से अपने साथ घर चलने का कहती है, लेकिन निन्लापैट नहीं जाना चाहती थी। उन्हें सावित्री को बताया जाता है कि उसने जिन लोगों को निन्लापैट को जंगल में छोड़ने भेजा था वो गायब हैं और मुलाजमा पे किसी आत्मा का साया हो गया है। वो दोनों उस मुलाजमा से मिलने जाती हैं तो उसमें राजमाता की आत्मा थी जो उनसे कहती है कि सारे धोखेबाजों का सच सामने आ जाएगा। वो लोग अब सीसीटीवी फुटेज गायब करवाने लगते हैं ताकि किसी को भी उनके काले करतूत का पता न चले, लेकिन उनको पता चलता है कि फुटेज तो किरिच के ड्राइवर पहले ही ले गया है। जॉय निन्लापैट और नुअन को अपना राजपथ घुमाने ले जाता है जहाँ लोगों का बहुत बुरा हाल था। ये देखकर नुअन और निन्लापैट बहुत दुखी होती हैं। जॉय निन्लापैट से कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ तो शायद मैं तुम्हें वैसा टाइम ना दे पाऊँ। निन्लापैट उसे अपने साथ का विश्वास दिलाती है कि कुछ भी हो जाए वो हर तरह के हालात में हमेशा एक साथ रहेंगे। किरिच लोगों का इलाज करने लगता है तो नुअन वहाँ के बच्चों को कहानियां सुनाने लगती है और इसमें इतनी मस्त होती है कि किरिच से टकराकर उसके ऊपर ही गिर जाती है। किरिच नुअन को अपने अंकल से मिलवाने ले जाते हैं तो अंकल नुअन से कहते हैं कि ये पहली बार किसी लड़की को मेरे से मिलवाने लाया है। उनकी बात सुनकर नुअन हैरान और किरिच परेशान हो जाता है। वो अंकल को हिंदी में कहते हैं कि मुझे शर्मिंदा मत करें। नुअन वहाँ बहुत सारी किताबें देखती है तो अंकल से एक डिजाइनिंग की किताब दिखाते हैं जिसमें डिजाइन के जरिए लफ्जों को छुपाया जाता था। नुअन उस पैटर्न को देखकर शॉक्ड होती है कि हर पैटर्न में कोई ना कोई लफ्ज छुपा हुआ था। वहाँ से अपने बाबा की कॉल आती है तो वो बाहर जाकर सुनने लगती है और तभी उसकी नजर वहाँ लटकी राजमाता की फोटो पर पड़ती है। वो काफी शॉक्ड होती है और किरिच को जाकर बताती है कि ये उसी राजमाता की आत्मा दिखाई देती है। अंकल नुअन को बताते हैं कि राजमाता ने बताया था कि दूर देश से आई हुई एक लड़की हमारे मंत्रा पुत्रा के सारे मसले हल करेगी और राजमाता जैसे तुम्हारी मदद कर रही है, ऐसा लगता है कि तुम वो लड़की हो।
नुअन को उनकी बातों का विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अंकल को लग रहा था कि नुअन का यहाँ आना राजमाता की बात पूरी करेगा। नुअन रास्ते में कैरेज से कहती कि ये जो कुछ हो रहा है सिर्फ एक सेहयोग है, जिस पे कैरेज कहता है कि सेहयोग भी किस्मत से ही होता है। तभी कैरेज को लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, इससे वो कार की स्पीड तेज कर लेता है। सामने से एक आदमी को आता देख कर कैरेज कार को तेजी से मोड़ता है और कार एक पेड़ से टकरा जाती है। उनके पीछे सावित्री के पिता के लोग लगे हुए थे जिनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जैसे उनके करीब आते हैं राजमाता की आत्मा को देखकर वो लोग डरकर भाग जाते हैं। राजमाता उन दोनों को भी जगाती हैं तो नुअन कहती है कि मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने आवाज दी हो। कैरेज कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, इसलिए हमें किसी को बुलाना पड़ेगा ताकि जंगल से शॉर्टकट लेकर हम पैलेस जा सकते हैं। नुअन जंगल से जाने का सोचकर ही डर जाती है, जिस पर कैरेज उसे विश्वास दिलाता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी कैरेज को राजमाता की बात याद आती है कि तुम्हें उस लड़की के राइट पर्सन होने का पता चल जाएगा क्योंकि तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। कैरेज अपना कोट पहना देता है और तभी वो देखता है कोई उनकी तरफ आ रहा है। वो नुअन को लेकर एक पेड़ के पास छुप जाता है और इसी दौरान वो नुअन के काफी करीब आ जाता है। नुअन उसे देखती है तो कैरेज ऑकवर्ड होकर उसे दूर हो जाता है। वो नुअन से कहता है कि मैं उनका ध्यान अपनी तरफ करता हूँ, तब तक तुम भागकर पैलेस चली जाओ। नुअन नहीं मानती और तभी कैरेज देखता है कि वो उसके अपने ही आदमी है। वो दोनों को कहता है कि नुअन को पैलेस ले जाओ। नुअन जाने लगती तो कैरेज उसके आगे हाथ करता है, जिस पर नुअन को लगता है कि उसका हाथ मांग रहा है, लेकिन वो तो अपना कोट वापस मांग रहा था, जिसमें नुअन को काफी गुस्सा आ जाता है। निंदाबाद नुअन को वापस जाने का कहती है क्योंकि उसकी जान को भी यहाँ खतरा था, लेकिन नुअन उससे कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। राजा और रानी में निंदाबाद और सावित्री को बहू बनाने के लिए फाइट हो रही थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जब पति पत्नी राजी हैं तो कोई उनको रोक नहीं सकता। कैरेज निंदाबाद की साड़ी देखता है जो जंगल में फट गई थी, लेकिन नुअन ने उसे अच्छे से फिक्स कर दिया था। ये देखकर कैरेज का मुलाजिम उससे कहता है कि हमें राजमाता की साड़ी भी नुअन को दिखानी चाहिए, लेकिन कैरेज उससे कोई जवाब नहीं देता। नुअन जो सो रही थी उसे राजमाता की आत्मा आवाज देती है, जिस कारण वो जाग जाती है। उनके पीछे पीछे चली जाती है। कैरेज देखता है कि नुअन राजमाता की साड़ी के पास खड़ी है तो वो जो होश में नहीं थी। कैरेज की आवाज देने पर वो बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो कैरेज को बताती है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुंची। कैरेज उसे बताता है कि मेरे पास राजमाता की साड़ी है जो राजमाता ने मुझे संभालने के लिए कहा था। नुअन काफी हैरान होती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें भी राजमाता की आत्मा नजर आती है। वो नुअन को साड़ियाँ दिखाता है, बताता है कि निंदाबाद को एक साड़ी शादी के वक्त मिलेगी। नुअन उनमें से एक साड़ी को देखती है तो उसे वो काफी अच्छी लगती है। नुअन को मुलाजिमा बताती है कि वो साड़ी किसी खास फैब्रिक से बनी है जो इतना ठंडा है कि कोई भी उसे टच नहीं कर पाता। इसे आज तक कोई साड़ी को फिक्स नहीं कर पाया। कहा जाता था कि जो इस साड़ी को हाथ लगाएगा वो उसका मालिक हो जाएगा। नुअन को ये बातें काफी अजीब लगती हैं। वो कहती है कि मुझे राइट पर्सन नहीं बनना, मुझे अपने देश वापस जाना है। चाय को पता चलता है कि उसकी मॉम की खास मुलाजिमा सावित्री के साथ मिली हुई है। वो अपने पिता को बताता है कि निंदाबाद को नुकसान पहुंचाने वालों में उसकी मॉम भी शामिल है। वो अपनी मॉम के पास जाकर लड़ने लगता है तो चाय कहता है कि मैं सावित्री से शादी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा राजा नहीं बनना जो अपने लोगों के लिए ना लड़ सके। चाय जानता था कि सावित्री का पिता उसे कभी भी अपने लोगों के लिए कोई काम नहीं करने देगा क्योंकि वो मंत्रापुत्र की जनता को अपने मकसद के लिए यूज करता था। इसी कारण जनता बहुत बुरे हालों में थी। यहीं हमें पता चलता है कि सावित्री के पिता ने चाय की मॉम को धमकी भरा खत भेजा था कि अगर आप शाही राज को हमेशा देखना चाहती हैं तो आपको सावित्री को ही रानी बनाना होगा। वो दिन आ जाता है जब चाय की होने वाली पत्नी के बारे में ऐलान होना था, जिसमें राजा निंदाबाद को अपनी होने वाली बहू अनाउंस कर देते हैं। वो पूछते हैं किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दे। रानी कहती है कि उस लड़की में रानी बनने के सारे गुण होने चाहिए जिसके लिए मैं ही उसको ट्रेनिंग दूंगी, लेकिन साथ ही साथ मैं सावित्री को भी इसकी ट्रेनिंग दूंगी। वो कहती है कि जो भी इस मुकाबले को जीतेगी और खुद को रानी बनने के काबिल साबित करेगी वही रानी बनेगी। राजा चाहे दोनों रानी पर नाराज होते हैं कि आपने न्यूज़ रिपोर्ट के सामने ऐसी अनाउंसमेंट क्यों की, जिस पर रानी कहती है कि मुझे सिर्फ अपने मंत्रापुत्र और तुमसे ही प्यार है। वो रोने लगते हैं कि कोई भी नहीं जानता मैं अपने राजे के लिए ये सब कोशिश कर रही हूँ। रानी सबके सामने ऐलान भी करते हैं कि वो उसी को रानी एक्सेप्ट करेंगे जो शाही एम्बलम ढूंढ कर लाएगी। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसका पता तो कई सालों से खुद मंत्रापुत्र के लोगों को भी नहीं था, तो उससे कोई लड़की कैसे ढूंढ सकती थी। नुअन ये ऐलान सुनकर काफी परेशान होती है। कैरेज के साथ उसके अंकल से मिलकर शाही एम्बलम के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि वो एम्बलम तो प्रिंस के साथ ही गायब हो गया। नुअन कहती है कि शायद हमें राजमाता की साड़ियों से कोई क्लू मिल जाए। कैरेज कहता है कि राजमाता ने कहा था उनकी साड़ियों के जरिए जो चीज जहाँ की है वहाँ आ जाएगी। अंकल कहते हैं कि तुम ही राइट पर्सन हो। ये सुनकर नुअन परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मुझे यही नहीं पता कि मुझे शुरू कहाँ से करना है। तभी डिजाइनिंग वाली किताब नीचे गिर जाती है तो वो लोग सोचते हैं कि शायद राजमाता की साड़ी के डिजाइन में कोई शब्द छुपे हों जिसकी मदद से वो लोग शाही एम्बलम तक पहुँच जाएं। वो लोग साड़ी को बाहर निकालकर पैटर्न में शब्द ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन साड़ी की ठंडक झेलना तीनों के लिए मुश्किल होता है। फिर वो साड़ी को चांद की रोशनी में आकर देखते हैं कि तभी वहाँ निंदाबाद और चाय वहाँ आ जाते हैं। निंदाबाद उनके साथ साड़ी लेने जाती है तो उसे वो साड़ी काफी सुंदर लगती है, जिससे वो अपने साथ लगाती है तो उसे साड़ी की ठंडक महसूस नहीं होती। ये देख कर नुअन शॉक्ड होती है। उसे मुलाजिमा की बात याद आती है कि जब ये साड़ी किसी को अपनी मालिक चुन लेगी तो उसे साड़ी की ठंडक महसूस नहीं होगी। नुअन ये बात सबको बताती है तो सभी निंदाबाद को साड़ी पहने देखकर समझ
बताते हैं कि नीलापाटी मंत्रापुत्रा की रानी बनने के लिए चुनी गई है। वो लोग साड़ी को चांद की रोशनी में रख कर शब पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी उनको कुछ समझ नहीं आता। वहाँ सावित्री के पिता का भेजा हुआ आदमी उनको फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन राजमंदा की वजह से वो फोटो क्लिक नहीं कर पाता। तो धुंधली सी फोटो लेकर अपने बॉस को दिखाता है, जिस पर उसका बॉस काफी गुस्सा होता है। वो अपने मुलाजमों को कहता है कि पता लगाओ ये लोग साड़ियों से क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नोअन कैरेज उसके अंकल के साथ साड़ी का पैटर्न पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जब कैरेज देखता है कि नोअन को सर्दी लग रही है, वो उसके कांधों पर अपनी जैकेट डाल देता है, लेकिन नोअन के हाथों को अभी भी सर्दी लग रही थी। जो फील करके कैरेज उसके करीब होकर उसके हाथों को अपनी फूंकों से गर्म करने की कोशिश करता है। नोअन उसकी तरफ देखती है तो वो तुरंत सीधा हो जाता है, और फिर नोअन काम पर लगती है तो वो वैसे ही उसके हाथों को गर्म करने की कोशिश करता है। वो नोअन से पूछता है कि मैं तुम्हें ग्लव्स ला दूं, लेकिन नोअन मना कर देती है, जिस पर कैरेज उसके हाथ अपने हाथ में लेकर गर्म करने लगता है। उसके ऐसा करने से नोअन का दिल उसके लिए मोम होने लगता है। वो अंकल के साथ मिलकर भी साड़ी के पैटर्न में कुछ नहीं ढूंढ पाते, जिस पर अंकल कहते हैं कि साड़ी को बिहा कर उसका पैटर्न ठीक समझ में आ सकता है। अब मसला ये था कि नीलापाट के अलावा इस साड़ी की ठंडक कोई सह नहीं सकता था, और नीलापाट महल जा चुकी थी। नोअन किसी तरह नीलापाट को वहाँ से चोरी निकालने की कोशिश करने लगती ताकि वो उसे साड़ी पहनाकर पैटर्न समझ पाए। वो एक मुलाजिम को साड़ी पहनाकर नीलापाट की जगह लेने का कहती है, जिस दौरान नोअन और कैरेज गार्ड्स पर नजर रखते हैं ताकि वो लोग पकड़े ना जाएं। तभी वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, और नोअन देखती है कि कैरेज के होंठ पे जख्म हुआ है, जिस कारण उसके होंठ को गौर से देखने लगती है। उससे जैसे ही इस बात का एहसास होता है वो कैरेज से दूर होता है। दोनों काफी ऑकवर्ड फील करते हैं। वो लोग नीलापाट को साड़ी पहनाकर चांद की रोशनी में उसके पैटर्न को समझाने की कोशिश करते हैं, और नीलापाट को जल्दी वापस भेजना था, इसे साड़ी की पिक्चर्स बना लेते हैं। वो नीलापाट को वापस भेज देते हैं। कंप्यूटर में पिक्चर्स देखने लगते हैं तो उनको पता चलता है कि साड़ी के पैटर्न में कोई नक्शा छुपा है, जो शायद शाही एम्बलम तक जाता है, लेकिन अब मसला ये था कि उसमें एक स्टिच मिस था, जिस कारण नक्शा पूरा समझ में नहीं आ रहा था। मुलाजमान को बताते कि साड़ी का पैटर्न बहुत नाजुक है, जो एक खास स्पाइडर के जाले से बना है, इसलिए स्टिच की फिल करना पॉसिबल ही नहीं। ये सुनकर नोअन काफी परेशान होती है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। कैरेज को नोअन की चिंता होने लगती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पड़ चुके थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने ये बात कहने से डरते थे। सावित्री को पता चलता है कि नोअन और कैरेज अंकल से मिल रहे हैं, तो अपने डैड को इस बारे में बताती है, जिस पर डैड उस ज्वेलर के पास जाते हैं, उसे धमकाते हैं कि तुम्हें जो भी पता है बता दो। ज्वेलर उनको ब्रेसलेट दिखाता है, जो देखकर वो शॉक्ड होते हैं कि इसका स्टोन इतने साल बाद कैसे वापस मिला। तभी उनको पता चलता है कि ये थाई लड़की की वजह से मिला है, जिस पर वो अंकल से मिलते हैं ताकि जान सके कि नोअन और नीलापाट में से कौन सी लड़की भविष्यवाणी है। अंकल नोअन को बताते हैं कि जो स्पाइडर का ये जाल है उसके लिए हमें खास इलाके में जाना पड़ेगा। इधर कैरेज को पता चल गया था कि उनके ज्वेलर को सावित्री के पिता ने धमकाया है। कैरेज नोअन को अपने साथ चलने का कहता है, जिस पर नोअन मना कर देती है क्योंकि उसे स्पाइडर फोबिया था और वो उनके डर के कारण वहाँ जाने से मना कर रही थी। कैरेज उसके सामने घुटने टेकता है और उसे रिक्वेस्ट करता है। वो नोअन से ये भी कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपने इस टाइम के पैसे ले सकती हो। नोअन कहती है कि तुम मेरे टाइम को पैसों से नहीं खरीद नहीं सकते। इतना कहकर वो कैरेज से नाराज होकर चली जाती है। सावित्री का डैड राजा से मिलता है, उनसे कहता है कि आपको शाही एम्बलम के बारे में जो कुछ पता है बता दें। वो मंत्रापुत्रा पर से अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं थे। सावित्री का डैड राजा से कहता है कि मुझे भविष्यवाणी वाली थाई लड़की के बारे में भी पता है, लेकिन राजा उसकी धमकियों से डरने वाले नहीं थे। वो सब लोग एक दूसरे पर गन ठान लेते हैं। राजा से तुरंत वहाँ से जाने का कहते हैं, वरना शिकार के बहाने वो उसे मार डालेंगे। राजा कैरेज से कहते हैं कि हमें नोअन की रक्षा के लिए उसे वापस भेज देना चाहिए। सावित्री के पिता रानी से मिलते हैं, उनको राजमाता का ब्रेसलेट दिखाते हैं। रानी को पता नहीं था कि क्या कुछ हो रहा है। सावित्री के पिता उनको धमकी देते हैं कि सावित्री को चाय की पत्नी बनना है, जो भी हो जाए। और रानी को ये भी बताता है कि थाई लड़कियों में से एक भविष्यवाणी वाली है। रानी कैरेज से मिलती है और उसे इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश करती है कि कैरेज उनको राजमाता के ब्रेसलेट और शाही एम्बलम के बारे में कुछ नहीं बताता, न ही नोअन के बारे में बताता है। नोअन को पता चलता है कि कैरेज कह रहा है कि नोअन को उसके देश लौट जाना चाहिए, जिस पर नोअन हर्ट होती है। वो कैरेज के पास जाती है और उसे कहती है कि आज सुबह तो तुम मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, और अब तुम मुझे जबरदस्ती वापस भेजने की कोशिश कर रहे हो। कैरेज कहता है कि तुमने यहाँ जो कुछ भी सहा उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, और अब तुम्हें थाईलैंड वापस चले जाना चाहिए। नोअन उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ स्पाइडर एरिया में नहीं जा रही तो मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हो गई, इसलिए तुम मुझे वापस भेज रहे हो। वो कैरेज से प्यार करने लगी थी, इससे उसकी बातों से काफी हर्ट होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कैरेज उससे प्यार नहीं करता। कैरेज से कहती है कि मैं जल्दी यहाँ से वापस चली जाऊंगी। कैरेज बेचारा भी मजबूर था, इसलिए वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता। नोअन अपने रूम में आती है तो उसे एक नोट मिलता है जो सावित्री ने भेजा था। वो नोअन को मिलने के लिए बुला रही थी। नोअन सावित्री से मिलने जाती तो सावित्री उसे कोई ड्रिंक पिलाती है जिसमें उसने ड्रग मिलाया हुआ था। नोअन को उसका नशा चढ़ जाता है तो सावित्री उसे शाही एम्बलम का पूछती है। नोअन उसे नशे में बता देती है कि उसका एक मैप है जिसके लिए खास स्पाइडर की जरूरत है। सावित्री पूछती है कि वो मैप कहाँ है, तो नोअन के अंदर राजमाता की आत्मा आकर सावित्री से कहती है कि मैप चाहे तो हमसे आकर ले ले। सावित्री डर के वहाँ से भाग जाती है और नोअन बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ नीलापाट जो कढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे नहीं
हो पा रहा था तो राजमाता की आत्मा आकर उसे कढ़ाई सिखाती है, जिस पर नीलबैट को लगता है कि वो महल की ही कोई औरत है। नून होश में तो आ जाती है लेकिन अभी भी वो ड्रग के नशे में थी। वो वापस जा रही थी जब उसे किरिज मिलता है जो पूछता है कि तुम कहाँ थी। नून उसे बताती कि मैं सवित्री से मिलने गई थी, उससे मेरी बहन के बारे में कुछ बात करनी थी। किरिज उसकी हालत देखकर पूछता है कि तुम्हें ये क्या हो गया है। नून उसे कहती है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये कहकर वो उसे किस कर देती है। किरिज काफी खुश होता है कि नून भी उससे प्यार करती है। तभी नून उसे कहती है कि तुम कितने मतलबी हो जो मुझे खुद से दूर भेज रहे हो। किरिज उसे अपनी कमर पर उठाकर ले जाता है। रास्ते में उसे बताता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इससे तुम जहाँ भी रहो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन नून तो सो गई थी, इससे वो उसकी बात सुन ही नहीं पाती। नून इंडिया से वापस थाईलैंड जाने के लिए निकलती है तो चाय उसे कहता है कि मेरे लोग एयरपोर्ट पे तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। दूसरी तरफ सवित्री अपने पिता को खत लिखकर मैप पर स्पाइडर के बारे में वो सब बता देती है जिसे नून से पता चला था। वो अपने पिता को लिखती है कि मुझे विश्वास है नून ही भविष्य वाली लड़की है। उसके पिता को पता चलता है कि नून वापस थाईलैंड जा रही है तो वो एयरपोर्ट से उसे अगवा करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि नून की रक्षा के लिए उसका हीरो किरिज मास्क लगाकर एयरपोर्ट पहुंचा हुआ था। किरिज को पता चल जाता है कि नून के अगवा के लिए लोग आए हुए हैं तो वो नून को खुद ही बेहोश करके गुंडों को चकमा दे देता है। गुंडे अपने बॉस के इस बारे में बताते तो उनको काफी गुस्सा आता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। नून को होश आता है तो खुद को एक घर में देखकर वो बॉस उठाकर दरवाजे पर जाती है और हिट करने लगी थी, लेकिन किरिज को देखकर रुक जाती है। किरिज उसे कहता है कि सफर पर जाना है, तैयार हो जाओ, जिस पर नून उस पर गुस्सा होने लगती है। उसे कहती है कि मेरा सामान दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो वहाँ से बाहर निकलती है तो हर तरफ सुनसान देखकर हैरान रह जाती है। किरिज उसे कहता है कि सवित्री के पिता को तुम्हारे भविष्यवाणी होने का पता चल गया था, वो तुम्हें अगवा करना चाहते थे, इसलिए मुझे तुम्हें वापस थाईलैंड भेजने का नाटक करना पड़ा। उसकी एक्सप्लेनेशन सुनकर नून का गुस्सा ठंडा हो जाता है। किरिज उसे कहता है कि अब हमें स्पाइडर के एरिया में जाना है, इससे तुम मेरे साथ चलो। वो कहता है कि ये अहम ना होता तो मैं तुम्हें कभी भी मुश्किल में ना डालता, लेकिन शाही एम्बलम मिलने के बाद ही नीलबैट रानी बन सकेगी। नून जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे देखकर किरिज उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो नून की तारीफ करता है जिस पर नून ब्लश कर देती है। नून गाड़ी में बैठती है तो किरिज उसे हिंदी में कहता है कि मैं खुश हूँ तुम मेरे साथ हो। नून के मतलब पूछने पर भी किरिज उसे नहीं बताता, जिस पर नून को लगता है कि उसने नून की बुराई की है, इसलिए वो उससे लड़ने लगती है। नीलबैट को देखें तो सवित्री उससे पंगा लेती है, जिस पर वो सवित्री से लड़ने लगती है। उनको ऐसे लड़ते देखकर रानी इन पर गुस्सा होती है कि तुम लोग जाहिल औरतों वाली हरकतें क्यों कर रही हो। राय भी वहाँ आ जाता है। वो नीलबैट की काफी चिंता करते हुए उससे प्यार जता रहा था, जो देखकर सवित्री को काफी जेलसी होती है। सवित्री को ठंड लग रही थी, जो देखकर नीलबैट उसे अपनी जैकेट देती है तो सवित्री कहती है कि तुम रखो क्योंकि जल्दी मैं तुमसे सब कुछ छीनने वाली हूँ। नून और किरिज अपनी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ दो लोग आते हैं, जिन्हें देखकर नून डरकर उन पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो किरिज के अंकल और मुलाजिम थे। नून अंकल से कहती है कि मुझे स्पाइडर से बहुत डर लगता है, इससे मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये कर पाऊंगी। अंकल उससे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, इससे तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी। वो लोग रात को सो जाते हैं तो नून को ख्वाब में भी स्पाइडर्स ही नजर आती हैं, जिस कारण वो हिल भी नहीं पाती। किरिज उसे सुबह को जगाता है तो वो किरिज को गले लगा लेती है। किरिज उसे पूछता है क्या हुआ तो नून बस ये कहती है कि मैंने बुरा सपना देखा। वो लोग स्पाइडर होम की तरफ जाने लगते हैं तो नून का रंग पीला पड़ा था, जिसे देखकर किरिज को उसकी फिक्र हो रही थी। उसकी इतनी चिंता देखकर नून को काफी अच्छा लग रहा था। नून को वहीं बच्ची नजर आती है जो बिल्कुल वो ही बच्ची थी जो उसने ख्वाब में देखी थी। वो उसका पीछा करते हुए गुफा पर चली जाती है, जहाँ उसे वो ही बच्ची एक फूल देती है। नून गुफा के अंदर जाती है तो उसे एक खास तरह की स्पाइडर नजर आती है, जिसके साथ और भी छोटी छोटी स्पाइडर्स थी। नून स्पाइडर को पकड़ लेती है, जिसके बाद बाकी स्पाइडर्स भी उसके ऊपर चढ़ जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि वो अपने होश में नहीं है कि तभी किरिज और बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं तो किरिज उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो अपने मुलाजिम से कहते हैं कि नून के ऊपर से जल्दी से स्पाइडर्स को किसी बोतल में इकट्ठा कर लो। वो ऐसे ही करते हैं, लेकिन नून के हाथ में जब एक स्पाइडर रह जाती है तो वो होश में आ जाती है और अपने हाथ में स्पाइडर देखकर खौफ से चीखने लगती है। किरिज उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। नून को 2 दिन बाद होश आता है, जिसके बाद किरिज उसे सॉरी करता है, जिस पर नून पूछती है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी, तो वो उससे चलने का कहता है। नून को चक्कर आता है, वो गिर जाती है तो किरिज तुरंत उसके पास आता है। उसकी इतनी चिंता देखकर नून खुश हो जाती है और उसे तंग करने को कहती है कि मेरे 3 बॉयफ्रेंड थे। ये सुनकर किरिज जेलस हो जाता है, जिस पर नून पूछती है कि तुम्हें उनकी डिटेल जाननी है क्या। तभी किरिज को कोई आवाज देता है तो वो दोनों अंकल का पैगाम सुनकर उनके पास चले जाते हैं। सवित्री अपनी मुलाजिमा से जहर मंगवाती है, जिससे नीलबैट की स्किन में जहर फैल जाने से उसकी मौत हो जाएगी। नीलबैट और सवित्री डांस कर रही थी जब मुलाजिमा नीलबैट के डांस की जगह जहर गिरा देती है, जो नीलबैट के हाथों पैरों पर लग जाता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। चाय को नीलबैट की हालत का पता चलता है तो वो काफी परेशान हो जाता है और डॉक्टर को चेक करवाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जहर का कोई और तोड़ नहीं है सिवाय इसके कि जहर से खराब होने वाली स्किन को जला दिया जाए। चाय नीलबैट को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इससे वो नीलबैट के इलाज के लिए उसकी स्किन जलाने के लिए उसे समझाता है। नीलबैट का पेनफुल इलाज शुरू हो जाता है, जिससे स्किन पर से तो जहर का असर खत्म हो जाता है, लेकिन शरीर के अंदर उसका असर अभी भी बाकी हो सकता था, जिससे नीलबैट या तो पागल हो सकती थी या उसकी मौत हो सकती थी। रानी को इस बारे में पता चलता तो वो कहती है कि वो खुद नीलबैट का इलाज करवाएगी, क्योंकि वो जहर का तोड़ जानती
जाती थी। किरज और नून अभी उसी जगह पर थी जहाँ उन लोगों ने स्पाइडर्स पकड़ी थी। वहाँ सावित्री के पिता के लोग अटैक कर देते हैं। उसी वक्त नून में राजमाता की आत्मा आ जाती है। गुंडे नून को उठाकर ले जाते हैं तो किरज को राजमाता की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे होश आ जाता है। उधर नून के अंदर राजमाता की आत्मा थी जो गुंडों के साथ लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने साथ किसी शामन को लाए थे जिसके अमल से उनकी आत्मा कमजोर होकर नून के शरीर से निकल जाती है और नून बेहोश हो जाती है। स्पाइडर्स वाला जार उन गुंडों के पास ही था और वो खुल जाता है, जिस कारण सारी स्पाइडर्स गुंडों के पर अटैक कर देती हैं, जो देखकर नून की हालत खराब हो जाती है। वो लोग नून को एक बार फिर कार में बैठा लेते हैं। तभी किरज उनका पीछा करने लगता है। वो गुंडों की कार को हिट करना चाहता था, लेकिन नून के घायल होने के ख्याल से नहीं करता। तो राजमाता की आत्मा नून को कवर करने के बाद किरज से कार को हिट करने का कहती है। किरज ऐसा ही करता है, जिससे गुंडे घायल हो जाते हैं और किरज की कार भी खराब हो जाती है। तो वो नून को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अंकल भी उनके साथ ही थे, जिन्हें गुंडों की चलाई हुई गोली लग जाती है। अंकल काफी घायल हो जाते हैं, जिस कारण उनसे चला भी नहीं जाता। वो नून और किरज को वहाँ से वापस मंत्रापुत्र जाने का कहते हैं। अंकल ने मैजिकल स्पाइडर वाला जार अलग रखा हुआ था जो उनके पास ही था। वो उस जार को नून और किरज को देते हैं और कहते हैं कि मंत्रापुत्र को तुम लोगों की जरूरत है। तुम लोग स्पाइडर जार ले जाओ, चाय को राजा बनाकर मंत्रापुत्र के लोगों को खुश रखो। किरज और नून अंकल के जोर देने पर मंत्रापुत्र जा रहे थे। पीछे से गुंडे अंकल तक पहुँच जाते हैं। अंकल एक बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जिससे बहुत सारे गुंडे मर जाते हैं और अंकल की भी मौत हो जाती है। किरज के हाथ पर गुंडों की चलाई गोली लगने से हाथ घायल हो जाता है। किरज नून को स्पाइडर जार देकर मंत्रापुत्र जाने का कहता है, लेकिन नून कहते हैं कि हम जाएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में। गुंडे किरज से कहते हैं कि नून हमारे हवाले कर दो, लेकिन वो नून को लेकर कूद जाता है, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। नून को होश आते तो वो दोनों एक नदी के किनारे थे। नून किरज को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे होश नहीं आता। तभी वो देखती है कि स्पाइडर जार पानी में बह रहा है, तो वो उसके पीछे जाकर उससे डूबने से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अपने डर के कारण उसे ऐसा करने में दिक्कत हो रही थी। वो जार तो जैसे तैसे करके पकड़ लेती है, लेकिन पानी में डूबने लगती है, जिस पर वो सोचती है कि शायद यही उसका एंड है। उधर महल में अंकल किरज और नून की मौत की खबर पहुंच जाती है। वो सब लोग शोक में डूब जाते हैं, क्योंकि नैनलापैड की हालत भी काफी खराब थी और 3 लोगों की मौत से चाय तो बिल्कुल ही टूट गया था। वो नहीं जानते थे कि नून और किरज जिंदा है, जिनको गाँव वालों ने बचाकर अपने घर रखा था। किरज के ठीक होते वो दोनों मंत्रापुत्र के लिए निकलते हैं और अंकल को याद करके बहुत दुखी होते हैं। किरज नून से कहता है कि मुझसे वादा करो तुम कभी अपनी जान खतरे में नहीं डालोगे। नून कहते हैं कि तुम भी मुझसे यही वादा करो। दोनों प्रेमी एक दूसरे से वादा करते हैं और इमोशनल होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। नैनलापैड भी ठीक होने लगी थी और इसे देखकर चाय भी जैसे दोबारा जिंदा होने लगा था। राजा को पता चल जाता है कि सावित्री ने नैनलापैड को जहर दिया है, तो अपने मुलाजिम से कहता है कि पता लगाओ कि सावित्री ने कितने लोगों को खरीदा हुआ है। उधर नून और किरज वापस मंत्रापुत्र आ जाते हैं, तो उनको देखकर चाय खुशी से पागल होने लगता है। किरज चाय से कहता है कि यहाँ किसी को भी मेरे और नून के जिंदा होने का नहीं पता लगना चाहिए। वो चाहता था कि सावित्री के पिता को यही लगता रहे कि वो दोनों और स्पाइडर जार सब खत्म हो चुका है। चाय भी नैनलापैड के साथ हुआ सारा मामला बताता है, तो किरज उससे कहता है कि ये सब नून को ना बताना, वो पहले से बहुत कुछ सह कर आई है। किरज और नून साथ थे और बहुत खुश थे। नून किरज के लिए सूप लाती है, जो पीते हुए नून के होंठ पर लग जाता है, तो किरज उसके करीब आकर उसके होंठ साफ कर देता है। किरज नून से कहता है कि मैं चाहता हूँ ये समय यहीं रुक जाए। तो उसी तरफ नैनलापैड सावित्री के साथ डांस प्रैक्टिस के लिए चली जाती है, लेकिन उसकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। वो डांस करते हुए गिर जाती है और उसे खून की उल्टी आती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। चाय वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है। एक मुलाजिम नून और किरज को नैनलापैड की हालत का बताते तो नून वहाँ से जाने लगती है, जिस पर किरज उसे रोकता है। उसके बाद नून की समझ में आ जाती है, वो रुक जाती है। नून और किरज के लाए हुए स्पाइडर को लेकर मुलाजमा साड़ी वाले रूम में जाती है, जहाँ वो स्पाइडर को छोड़ देती है, तो स्पाइडर वहाँ जाल बना देती है। नैनलापैड की तबीयत बेहतर होने लगी थी, लेकिन तभी सावित्री को नून और किरज की मौत का पता चलता है, तो वो काफी खुश होती है। वो ये न्यूज नैनलापैड को सुनाना चाहती थी, ताकि कोई दुख भरी खबर सुनकर नैनलापैड की मौत हो जाए, क्योंकि उसका दिल जहर के असर से बहुत कमजोर पड़ चुका था। सावित्री चाय को टीज करने के लिए कहती है कि तुम्हें नैनलापैड के इलाज के लिए किरज से कहना चाहिए, आखिर वो डॉक्टर है। फिर वो चाय को धमकी देती है कि तुम्हें नैनलापैड को भूल जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी रानी तो मैं ही बनूंगी। वो नैनलापैड के रूम में जाने लगते तो चाय से रोकने के लिए फोर्स करने लगता है। सावित्री भी काफी ढीठ थी, वो बाहर से ही चीख चीख कर नैनलापैड को नून की मौत का बता देती है, जिससे नैनलापैड शॉक्ड हो जाती है। तभी रानी सावित्री के पास आकर उसे थप्पड़ मारकर महल से निकलने का कहती है, जिस पर सावित्री कहती है कि ये एक रीत है, इससे मुझे कोई भी महल से नहीं निकाल सकता। नून को नैनलापैड के परेशान होने का पता चलता है, तो वो किरज और चाय से कहती है कि मुझे नैनलापैड से मिलना है। वो लोग सबसे नजर बचाकर नून को महल भेजते हैं, तो नैनलापैड
पैट नून को देखकर शॉक रह जाती है। वो जो खुद को नून की मौत का जिम्मेदार समझ रही थी उसे देखकर खुश हो जाती है और दोनों बहनें एक दूसरे को खुद पर गुजरी तकलीफों का बताने लगती हैं। नून नीलपैट से कहती किसी को मेरे जिंदा होने का नहीं पता तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। नीलपैट काफी दुखी थी लेकिन नून को वापस जाना ही था। वो किरिज के पास आकर रोने लगती तो किरिज उसे कम्फर्ट करता है। किरिज उसे कहता है कि हमने नीलपैट के मुकाबला जीतने के लिए शाही एम्बलम ढूंढना है। नीलपैट को लग रहा था कि सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, इसलिए वो चाय से कहती है कि मैं इस मुकाबले को छोड़ रही हूँ। चाय काफी दुखी होता है क्योंकि वो अपने प्यार से दूर नहीं रहना चाहता। इधर नून अपनी बहन के लिए साड़ी का मिस होने वाला स्टिच लगाने लगती है। साड़ी के पास बहुत देर तक काम करने से सर्दी के कारण उसका शरीर ठंडा पड़ गया था, जिस पर किरिज उसे अपने शरीर की हीट देने लगता है। तभी चाय नीलपैट के पीछे हटने के बारे में उन दोनों को बताता है। तब उसे कहते हैं कि तुम नीलपैट को बताओ कि उसका रानी बनना उसके लिए नहीं बल्कि पूरे मंत्रपुत्र के लिए जरूरी है। चाय से गले लगाकर कहते हैं कि मुकाबला कोई भी जीते तुम ही मेरी रानी हो, इससे तुम हिम्मत ना हारो। नूना किरिज रानी और राजा से मिलने जाते हैं, जहाँ उन दोनों को देखकर राजा रानी काफी खुश होते हैं। वो लोग राजा रानी को सब बता देते हैं कि जिसके बाद रानी राजमाता की साड़ी देखती है। रानी के हाथ लगने से राजमाता की साड़ी की ठंडक खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो लोग आसानी से उसका स्टिच पूरा करने लगते हैं। उनको पता चलता है कि शाही एम्बलम में नीलपैट को मुकाबले से निकालने के लिए आज सेरेमनी होगी। वो उससे पहले साड़ी का स्टिच पूरा करना चाहती थी। वो देखते कि उसने साड़ी में जो भी स्टिच किया है वो गायब होता जा रहा है। वो परेशान होकर किरिज को ये बताती है। तभी राजमाता की आत्मा तुरंत से साड़ी का पैटर्न पूरा कर देती है। नून किरिज से कहती है कि शाही महल में सेरेमनी शुरू होने वाली है। वो लोग सेरेमनी में आते हैं तो किरिज अंदर जाने से पहले किरिज नून को अपने साथ का विश्वास दिलाता है, जिसके बाद वो नून को किस करता है। सेरेमनी में वो लोग साड़ी लेकर जाते हैं तो नून साड़ी को हवा में फेंकती है। सब लोग जो नीलपैट को रानी के मुकाबले से निकालने का कह रहे थे वो साड़ी देखकर हैरान रह जाते हैं। नून कहती कि साड़ी में शाही एम्बलम तक जाने का रास्ता छुपा है। ये देखकर सब लोग चुप हो जाते हैं। नीलपैट इस मुकाबले में रहती है, जिस पर चाय और नीलपैट काफी खुश थे। किरिज नून से थैंक्स कहता है लेकिन नून कहती कि मैंने ये सब उनके लिए किया जिनसे मैं प्यार करती हूँ। वो जाने लगते तो किरिज उसका हाथ थाम लेता है लेकिन वो अपने दिल की बात उससे नहीं कह पाता। नून दुखी होकर वहाँ से चली जाती है तो किरिज का मुलाजिम उसे कहता है कि आप नून से कितना प्यार करते हैं फिर भी उससे कहते क्यों नहीं। किरिज कहता है कि मैं नहीं चाहता नून मेरी मॉम की तरह सारी जिंदगी तकलीफ में रहे। नीलपैट साड़ी पहनती है तो उन लोगों को पता चलता है कि ये मैप जंगल का है। किरिज सबसे कहता है कि हमें शाही एम्बलम ढूंढने के लिए नून को साथ लेकर जाना चाहिए क्योंकि वो भविष्यवाणी है। सवित्री जिसके मुलाजिम ने उस साड़ी की पिक्चर ली थी वो लोग भी उस जंगल तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। नून किरिज बाकी लोगों के साथ जंगल में शाही एम्बलम ढूंढने पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वो उस जगह पहुँचते हैं जहाँ से अक्सर लोग गायब हो जाते थे। वो लोग रात ज्यादा होने के कारण सुबह अपनी तलाश जारी रखने का प्लान बनाते हैं और रात को वहीं सो जाते हैं। उनको सपने में महाराजा दिखाई देते हैं जो उसे एम्बलम तक जाने का सही रास्ता बताते हैं जो जंगल से ही निकलता था। वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं लेकिन वहाँ जाकर वो फंस जाते हैं क्योंकि वहाँ मौजूद पेड़ उनको लपेट लेते हैं। नून सपने के महाराजा के कहे पर शांत रहती है और बाकी सबको भी शांत रहने का कहती है। तभी पेड़ गायब होने लगते हैं। नून बेहोश हो जाती है और उसे दो लोग नजर आते हैं जो कहते हैं जिसका इंतजार था वो आ गए हैं। नून को होश होता है। रिपीटिंग, नून को होश आता है तो वो लोग चलना शुरू कर देते हैं और फिर उनको एक कैट नजर आती है। उसके साथ ही उनको एक रास्ता नजर आता है जिसके अंदर जाने के बाद उनको शाही एम्बलम वाला बॉक्स मिल जाता है। वहाँ उनको एक मंत्र नजर आता है जिस पर दूर से आने वाला भविष्य वाली लड़की के बारे में ही लिखा था। वो लोग एम्बलम उठा लेते हैं तो वो बिल्डिंग टूटने लगती है जिस पे वो सब जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाकर उनको राजमाता की आत्मा नजर आती है जो कहती है कि यहाँ हमारा समय पूरा हुआ। उनके साथ राजकुमारों की आत्माएं भी वापस चली जाती है लेकिन उनको सवित्री के पिता से सावधान रहने का कहते हैं। वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो सवित्री के पिता के गुंडे उन पर अटैक कर देते हैं क्योंकि उनको शाही एम्बलम चाहिए था। किरिज ने उनको शाही एम्बलम लेकर निकल जाने का कहता है लेकिन वो नहीं मानती। नून उन गुंडों को डॉज देने के लिए शाही एम्बलम जैसा डेकोरेशन पीस देती है और शाही एम्बलम अपने पास रखती है। वो जैसे ही शाही एम्बलम की कॉपी उनको देती है किरिज अपने लोगों को ब्लास्ट करने का कहता है लेकिन गुंडे भी काफी तेज थे। वो नून पर फायर कर देते हैं जिसे बचाने के लिए किरिज खुद पर गोली खाता है। उसकी हालत काफी खराब होती है जो देखकर गुंडे भाग जाते हैं। नून उसकी हालत देखकर काफी दुखी थी। वो लोग किरिज को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ डॉक्टर्स की कोशिश के बाद आखिरकार किरिज को होश आ जाता है। सवित्री के डैड शाही एम्बलम लेकर महल आते हैं लेकिन उनको पता चलता है कि ये तो एक डेकोरेशन पीस है। सवित्री के गुंडे शाही गार्ड्स को काबू करके रानी को अगवा कर लेते हैं। सवित्री का डैड चाय को धमकी देता है कि रानी की जान बचानी है तो शाही एम्बलम और नीलपैट के साथ मेरे पास आओ। नीलपैट और चाय सवित्री के पास जाते हैं तो वो कहती है कि रानी की जान बचाने के लिए मुझे शाही एम्बलम दो। मैं मंत्रपुत्र पर राज करना चाहती हूँ। फिर तुम नीलपैट के साथ जो भी करो मुझे परवाह नहीं
नहीं। चाय और राजा को पता चलता है कि रानी इस जगह नहीं है, जिस पे वो परेशान हो जाते हैं कि रानी को कहाँ ढूंढे। किरिश को सपने में अंकल नजर आते हैं जो एक फैक्ट्री थी। किरिश को होश आता है तो उसे रानी के किडनैप होने का पता चलता है, जिस पे वो समझ जाता है कि वो कहाँ होंगी। वो तुरंत उस फैक्ट्री जाता है, वहाँ उसे रानी मिल जाती है। इधर सविती चाय को एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने का कहती है तो चाय मना कर देता है। सविती नीलपैड के ऊपर चाकू रख कर कहती है कि अपने प्यार को बचाना चाहते तो एग्रीमेंट पर साइन कर दो। चाय गुंडों से लड़ने लगता तो नीलपैड भी उसके साथ मिलकर गुंडों का मुकाबला करती है। किरिश भी हवेली पहुंच जाता है। वहाँ नून पे कोई गोली चलाने लगा था, लेकिन किरिश एंड टाइम पे पहुंचकर उसे बचा लेता है। नून उसे जिंदा देख के बहुत खुश थी। किरिश भी उसके माथे पर किस करती है, जिसके बाद वो चाय को बता देता है कि उसकी मॉम सुरक्षित है। चाय और नीलपैड ने सारे गुंडों को मार गिराया था, जिसके बाद राजा वहाँ आकर सबको शाही एम्बलम दिखाकर नीलपैड को मुद्रापुत्रा की नई रानी अनाउंस कर देते हैं। ये सुनकर सवित्री के पिता नीलपैड पर गोली चलाने लगते हैं, जो देखकर चाय नीलपैड के सामने आ जाता है। राजा सवित्री के पिता को रोकने के लिए उस पर शाही एम्बलम का टुकड़ा फेंकते हैं, जो उसके गले में लगने के कारण उसे निशाना मिस हो जाता है और सवित्री को गोली लग जाती है। बुरे का बुरा अंजाम होता है और दोनों बाप बेटी मरकर अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। समय बीतता जाता है। नीलपैड मुद्रापुत्रा की नई रानी बन गई थी। मुद्रापुत्रा के लोग काफी खुशहाल हो चुके थे। नून वापस आइलैंड जाने की तैयारी करने लगे थे। किरिश और नून दोनों ने अपने दिल की बात अभी तक एक दूसरे को नहीं बताई थी। नीलपैड नून को कहते कि मैं काफी बिजी हूँ, तो मेरे लिए शाही सेरेमनी में पहनने के लिए साड़ी सिलेक्ट करो। नीलपैड के कहने पे नून साड़ी लेने किरिश के घर जाती है, क्योंकि राजमाता की सारी साड़ियाँ किरिश के घर थी। नीलपैड ने नून को साड़ी लेने के लिए इसलिए भेजा था ताकि किसी बहाने वो दोनों अपने दिल का एक दूसरे को कह दें, और उसके इस प्लान में राजा रानी भी उसके साथ थे। किरिश घर आते थे, नून उसे देखकर वापस जाने लगते, लेकिन किरिश उसे कहता है कि मैं साड़ी सेलेक्ट करता हूँ। वो नून को एक साड़ी देता है जो नून पहनती है तो काफी सुंदर लगती है। नून कहती है कि मैंने ये साड़ी पहले नहीं देखी, जिस पर किरिश उसे बताता है कि ये मेरी मॉम की साड़ी है। किरिश नून के जाने से पहले उसे कहते हैं क्या मैं हम दोनों की एक फोटो ले सकता हूँ। वो फोटो लेता है, वापस हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल जाते हुए किरिश नून के वापस जाने का सोचकर रो रहा था और नून भी बहुत दुखी थी। नीलपैड नून से कहते कि तुम किरिश से अपने दिल का हाल क्यों नहीं कहती, तो वो कहती कि उसे अपने लोगों के लिए काम करना है, इसलिए मैं उसकी राह में नहीं आना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे की मेमोरीज के साथ खुश रह सकते हैं। शाही सेरेमनी में रानी किरिश को राजकुमार की जिम्मेदारी से आजाद कर देती है, जिस पर चाय भी उसे कहता है कि तुम हमेशा एक राजकुमार रहोगे, लेकिन तुम जैसे चाहो अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। किरिश इमोशनल होकर रोने लगता है, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि आजादी से अपनी जिंदगी गुजार सके। नून सेरेमनी से जा चुकी थी, वो वापस जाने लगती है, जिस बारे में किरिश सेरेमनी में मौजूद सब लोगों को पता चलता है, तो वो किरिश से कहते हैं कि नून को जाकर रोको, अगर वो अभी चली गई तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे। किरिश चाय से कहते हैं कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तुम फ्लाइट डिले करवा दो। नून एयरपोर्ट जाती तो उसे पता चलता है कि फ्लाइट लेट हो चुकी है। तभी नून को अपने फोन पर किरिश का मैसेज मिलता है, जिसने वॉइस मैसेज में अपने प्यार का इजहार किया हुआ था। उसने कहा था कि मैं अपनी मॉम की लाइफ देखकर खुद को प्यार से दूर रखने का फैसला किया था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद सब बदल गया और आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हारे साथ रहना और तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। नून ये सुनने के बाद इमोशनल होकर किरिश को फोन करके पूछती है कि तुम कहाँ हो। तभी वो देखती है कि किरिश आ गया है, तो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। किरिश नून से कहता है कि मैं एक मेडिकल टीचर हूँ, जो स्टूडेंट्स को क्लासेस देने के लिए दूसरे कंट्रीज की तरफ ट्रैवल करना होगा, तो क्या तुम मेरे साथ ट्रैवल करने को तैयार हो। नून कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ, और दोनों खुश होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी चाय की कॉल आती है, जो किरिश से पूछता है कि अब तो फ्लाइट टेक ओवर करवा दूं। उसकी बात सुनकर नून और किरिश दोनों हंसने लगते हैं, एक बार फिर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। शादी का दिन आ जाता है, जिसमें हमारे दोनों कपल्स इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए शादी करते हैं, और शादी के बाद गाना बजाना होने लगता है, जिसमें हमारे हैप्पी कपल्स डांस कर रहे थे। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारा सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।